कहानी की शुरुआत होती है एक एजेंसी से जहां छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों के सिर के पीछे बार कोड का टैटू बनाया जा रहा है। असल में इन बच्चों की कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं होती, इसलिए बार कोड के जरिए उन्हें नंबरिंग देकर पहचान दी जाती है। इन बच्चों में से एजेंसी में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा है। इस लड़के का बार कोड नंबर है एजेंट 47। इन बच्चों को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े होकर ये कितने डरावने हिटमैन बन जाते हैं वो तुम मूवी में आगे देखोगे। असल में ये सारे बच्चे हिटमैन बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों का खून करना शुरू कर देते हैं और जिनको ये मारते हैं वो भी दुनिया के बड़े बड़े माफिया होते हैं। अब इन हिटमैन का किल करने का स्टाइल कितना हॉरिफाइंग और डेंजरस होता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट अफ्रीका के कंट्री नाइजर में। यहाँ एक लोकल गैंग का अड्डा दिखता है। गैंग के लोग एक आदमी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। चेहरों से ही साफ पता चल रहा है कि ये गैंग कितनी खतरनाक है। वो आदमी को बॉस के कमरे में ले जाकर हैंगर से लटका देते हैं। असल में ये आदमी एक स्पाई होता है जो अमेरिका की एजेंसी के लिए काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पकड़े जाने की वजह से गैंग के लोग उसे बॉस के सामने लाए हैं। लटकाने के बाद गैंग का लीडर आता है। वो एक कपड़ा ओढ़ता है और फिर किसी से एक बड़ी कटलस मांगता है। लीडर उस स्पाई से पूछता है, बता तुझे यहाँ किसने भेजा है। स्पाई कुछ नहीं बोलता तो लीडर गुस्से में एक बार में उसका हाथ काट देता है और जैसे ही वो उसकी गर्दन काटने वाला होता है उसे स्पाई की गर्दन में कुछ टांके नजर आते हैं। लीडर पूछता है, तेरी गर्दन में ये निशान किस चीज का है। स्पाई दर्द से तड़पते हुए बताता है कि उसकी गर्दन से होते हुए उसके पेट के अंदर एक बॉम्ब लगाया गया है। ये सुनते ही लीडर और बाकी सब गैंग मेंबर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में रिमोट है और गैंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही रिमोट के एक बटन दबाते ही पूरा गैंग बैंग और उनका अड्डा ब्लास्ट में उड़ जाता है और इस डेंजरस स्टाइल में हत्या करता है वही हिटमैन एजेंट 47। हाँ, वही जिसे तुमने मूवी की शुरुआत में बारकोड का टैटू बनाते देखा था। मैंने कहा था ना, इनके मारने का स्टाइल इतना खतरनाक है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद एजेंट 47 आराम से नहाने जाता है। वहीं उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। यहाँ तुम्हें बता दूं कि एजेंट 47 की तरह और भी कई हिटमैन इस शहर में घूम रहे हैं और उनके किल करने का स्टाइल भी उसी की तरह डेडली है। खैर, नहाने के बाद वो एक होटल पहुंचता है। वहाँ वो अपने गन को आइस क्यूब्स वाले फ्रिज में छिपा देता है। डोर के कारपेट के नीचे मार्बल्स रख देता है। फिर रूम के अंदर जाकर एक ग्रेनेड का पिन निकालकर डोर के दोनों तरफ ट्रैप लगा देता है ताकि बाहर से कोई दरवाजा खोले तो तुरंत ब्लास्ट हो जाए। इसके बाद वो अपना लैपटॉप निकालता है और एक लड़की से बात करने लगता है जिसका नाम है डायना। असल में एजेंट 47 को हर मर्डर का ऑर्डर इसी लड़की डायना से मिलता है और हर हत्या के बदले उसे मोटी रकम मिलती है। लेकिन किसे मारना है और कैसे मारना है ये सब डिफाइन करता है तो उसके पेमेंट का लेवल। अब की बार डायना उसे बताती है कि इस बार उसे मारना है फ्रांस के प्रेसिडेंट बेलिकॉफ को और इस बार के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे 3 गुना ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ डायना उसे इस मिशन की हर डिटेल समझा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है फिर वेस्ट अफ्रीका के उसी देश नाइजर में। एजेंट 47 ने जिस खतरनाक स्टाइल में हत्या की थी उसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है एक अमेरिकन FBI ऑफिसर जिसका नाम है माइक। क्योंकि माइक अच्छे से जानता है कि इस तरह की किलिंग सिर्फ एजेंट 47 ही कर सकता है और कोई नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये FBI ऑफिसर माइक पिछले 20 साल से एजेंट 47 को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ माइक ही नहीं बल्कि माइक से भी बड़े बड़े ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं और हार मानकर मिशन छोड़ चुके हैं। सबका मानना था कि एजेंट 47 को जिंदा पकड़ना कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन माइक के मन में ये पक्का यकीन है कि एक दिन वो एजेंट 47 को जरूर पकड़ लेगा। इसी सोच के साथ वो नाइजर के आर्मी कैंप में पहुंचता है और उनसे हेल्प मांगता है। लेकिन मेजर साफ कह देता है, देखो भाई, ये तुम्हारे देश का प्रॉब्लम है। जिस गैंग को हम 30 साल से नहीं मिटा पाए तुम्हारे इस हिटमैन ने एक झटके में उड़ा दिया और हमारा देश सेफ कर दिया। अब ऐसे आदमी को पकड़ने में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फिर से सीन आता है एजेंट 47 पर जो अपने रूम में डायना से ये मिशन डिटेल समझ रहा होता है। डायना उसे बताती है कि इस बार प्रेसिडेंट को सबके सामने मारना होगा क्योंकि ऑर्डर देने वाले की डिमांड यही है। मिशन समझकर अगले दिन एजेंट 47 पहुंचता है फ्रांस के प्रेसिडेंट बेलिकॉफ के एक कॉन्फ्रेंस में। प्रेसिडेंट अपने हजारों सपोर्टर्स और टाइट सिक्योरिटी के बीच स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक जर्नलिस्ट उसके इंटरव्यू के लिए आगे आता है। लेकिन अचानक एक गोली आती है और प्रेसिडेंट का सिर उड़ा देती है। ये शॉट लिया था एजेंट 47 ने और वो भी लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग की छत से। स्नाइपर शॉट के तुरंत बाद वो वहां ब्लास्ट करता है और पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल जाता है। ब्लास्ट का रीजन ये था कि जब सिक्योरिटी वहां पहुंचे तो उन्हें लगे कि कोई हादसा हुआ और किलर आग में जलकर मर चुका है। ये हत्या करके जब एजेंट 47 अपने घर लौट रहा होता है तभी उसके फोन पर डायना का मैसेज आता है। वो तुरंत उससे कांटेक्ट करता है। डायना उसे बताती है कि किसी ने उसे इस हत्या के बाद बाहर निकलते हुए देख
देख लिया है। डायना उसकी फोटो भेजती है और बताती है कि ये लड़की नीका है जिसने उसे बिल्डिंग से बाहर आते देखा। अब उसका काम है इस लड़की को ढूंढकर खत्म कर देना, वरना एजेंसी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। एड्रेस पाकर एजेंट 47 वहां पहुंचता है और उसी जगह नीका को देख भी लेता है। अब वो रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके पास खड़ा एक आदमी स्नाइपर शॉट से मारा जाता है। ये शॉट लिया था किसी और हिटमैन ने। असल प्लान ये था कि एजेंट 47 से प्रेसिडेंट की हत्या करवाने के बाद उसी को खत्म कर दिया जाए ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। ये समझते ही एजेंट 47 नीका को नहीं मारता और जल्दी से अपने होटल लौट आता है, लेकिन वहां उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका मिलता है। लैपटॉप खोलते ही डायना उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें फ्रांस का प्रेसिडेंट बेलिकॉफ जिंदा खड़ा होकर प्रेस के सामने स्पीच दे रहा है। ये देखकर एजेंट 47 शॉक में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसका निशाना कैसे चूक सकता है, जबकि उसने तो खुद अपने स्नाइपर से हेडशॉट में उसे खत्म कर दिया था। इतने में डायना का फोन आता है। वो बताती है कि FBI एजेंट्स उसका लोकेशन ट्रैक कर चुके हैं और इस वक्त उसके होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। उधर FBI ऑफिसर माइक भी CCTV फुटेज एनालाइज करते हुए एजेंट 47 को पहचान लेता है और तभी से उसे ट्रैक कर रहा होता है। अब कमांडोज होटल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो एजेंट 47 के रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, कारपेट के नीचे रखे मार्बल्स टूटने लगे हैं। ये सुनकर एजेंट 47 विंडो तोड़कर कूद जाता है। कमांडो टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और तभी ग्रेनेड का पिन खुल जाता है। ब्लास्ट में सब उड़ा दिए जाते हैं। एजेंट 47 फ्रिज से आइस क्यूब्स के अंदर छिपाई अपनी कस्टम गन निकालता है और बाहर निकलने लगता है। सामने जो भी आता है उसे गोली मारकर आगे बढ़ता है, लेकिन गोलियां खत्म होने लगती हैं तो वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। माइक समझ जाता है और कमांडोज को लिफ्ट में भेजता है, लेकिन एजेंट 47 ऊपर से फायर कर सबको खत्म कर देता है और खुद ऊपर की मंजिल पर पहुंचता है। वहां उसका सामना खुद माइक से होता है, लेकिन वो उसे भी चकमा देकर बिल्डिंग से कूदकर पानी में गिर जाता है और बच निकलता है। माइक का असिस्टेंट लिफ्ट के पास पहुंचता है और देखता है कि सारे कमांडोज मरे पड़े हैं। मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है, लेकिन फिर वो एजेंट 47 का रूम चेक करते हैं। लैपटॉप वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें अलग अलग गियर्स रखे होते हैं। इतने बड़े होटल में ब्लास्ट और एनकाउंटर की खबर सुनकर इंटरपोल का एक और ऑफिसर मार्कोव वहां पहुंचता है। मार्कोव माइक से गुस्से में कहता है, एक मामूली हिटमैन को नहीं पकड़ पाए तो बड़े मिशन कैसे कंप्लीट करोगे? लेकिन मार्कोव ये नहीं जानता था कि माइक इस मिशन में पूरे 20 साल से एजेंट 47 के पीछे पड़ा है। खैर, इंटरपोल के ऑफिसर मार्को माइक के इतने बड़े एक्सपर्ट होने का अंदाजा नहीं लगता, इसलिए वो एजेंट 47 के लगेज से एक छोटा वायरलेस माइक्रोफोन निकालता है और बातचीत में उसे बिजी रखते हुए उसके शर्ट के कॉलर में माइक्रोफोन फिट कर देता है। दूसरी तरफ हम एजेंट 47 को देखते हैं जो होटल से भागकर सीधे उस लड़की नीका के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे गन पॉइंट पर होस्ट टेस्ट करता है और पूछता है, किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया? लेकिन नीका कुछ भी बताना नहीं चाहती, तो एजेंट 47 उसे उठाकर अपनी दूसरे भरोसे में ले आता है। अब वो नीका को एक चेयर से बांधकर आखिरी बार पूछता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, बताओ उस दिन तुम्हें कौन एजेंट भेजा था? लेकिन नीका बताती है कि उसे किसी भी एजेंट ने नहीं भेजा था और उसने पहले कभी एजेंट 47 को देखा ही नहीं है। अब एजेंट 47 पूछता है, तो फिर तुम्हारे गाल पर ये टैटू किसका है? मुझे लगता है कि तुम किसी एजेंट के लिए काम करती हो। तभी नीका बताती है कि ये टैटू उसके शरीर का सबसे खास हिस्सा है और यहीं हमें निका का असली आइडेंटिटी पता चलता है। असल में ये निका नाम की लड़की प्रोस्टिट्यूट है और उसके क्लाइंट्स टॉप क्लास लोग हैं, मतलब मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट तक। एक दिन उसे फ्रांस के प्रेसिडेंट बेलिकॉफ ने हायर किया, लेकिन जैसे वो सामने दिखता था उतना ही साफ और सिंपल, अंदर से उतना ही विकृत और गंदा था। वह नीका को पूरी तरह नंगा करके चोट पहुंचाता था, लेकिन उसके चेहरे के उस खास हिस्से को कभी छूता नहीं। यही वजह है कि उसने वहां टैटू बनवाया। ये बात सुनकर एजेंट 47 को उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे मारने की बजाय सेफ छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम FBI ऑफिस में देखते हैं कि वे उठ खड़े हुए हैं और किसी भी हाल में एजेंट 47 को पकड़ना चाहते हैं। एजेंट 47 नीका को लेकर एक स्टेशन पहुंचता है ताकि उसे सेफ एग्जिट दिला सके, लेकिन उसी स्टेशन पर FBI ऑफिसर माइक और इंटरपोल ऑफिसर मार्क अपने लोग लेकर एजेंट 47 को पकड़ने के लिए मौजूद थे। लेकिन तुम जानते हो, एजेंट 47 कोई एमेचर नहीं है। जैसे ही वह स्टेशन में कदम रखता है, समझ जाता है कि उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए वो नीका को वहीं छोड़कर कहीं और छुप जाता है। दूसरी तरफ दोनों ऑफिसर्स समझ ही नहीं पाए कि एजेंट 47 उनके सामने से गायब हो गया। जब दोनों को एहसास होता है कि एजेंट 47 ने उन्हें चकमा देकर भाग लिया है, तो वे जल्दी जल्दी सर्च शुरू कर देते हैं। इसी खोज में वे स्टेशन के बंकर के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही छुपा हुआ था वही स्नाइपर जिसने उस दिन एजेंट 47 को मारने के लिए शॉट लिया था। एजेंट 47 उसे देकर पहले उसके हाथ से गन छीन लेता है और शूट कर उसे मार देता है। फिर उससे पूछता है, तुझे उस दिन कौन भेजा था मेरे सिर पर स्नाइपर शॉट लगाने के लिए? ठीक उसी समय एजेंट 47 शैडो में देखता है कि कई ऑफिसर्स वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए बिना कोई मौका दी वह स्नाइपर को एक शॉट में खत्म कर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके चारों तरफ उसके बचपन के कुछ
दोस्त घेर लेते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। याद है वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि इस शहर में एजेंट 47 जैसे और भी कई हिटमैन हैं और वही लोग अब एजेंट 47 को मारने भेजे गए थे। अब अपनी जान बचाने के लिए एजेंट 47 धीरे धीरे अपने कमर से 2 नाइव्स निकालता है। फिर शुरू होती है एक इंटेंस फाइट उन हिटमैन के बीच। कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है, लेकिन एजेंट 47 एक एक करके सभी को मारता चला जाता है। सभी को मारने के बाद अब वह आखिरी एक को पकड़ता है, उसकी गर्दन में रोप डालकर उसे दम घोंट कर मार देता है। ठीक उसी समय वहां FBI ऑफिसर माइक का असिस्टेंट, जिसका नाम जेन है, पहुंचता है। वह एजेंट 47 पर गन एम करता है और सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसने किसको टारगेट किया है। एजेंट 47 एक शॉट में जेन का हाथ उड़ा देता है और फिर उसी गन को लेकर उसे हॉस्टेज बना लेता है। ठीक उसी समय FBI ऑफिसर माइक वहां पहुंचता है। वह देखता है कि उसका असिस्टेंट जेन पहले ही एजेंट 47 के हाथ में पकड़ा गया है, इसलिए माइक को अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना पड़ता है और गन नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि एजेंट 47 के साथ कोई चालाकी नहीं चल सकती। माइक सरेंडर करके गन नीचे करता है, लेकिन एजेंट 47 वहां से निकलने से पहले माइक के चेस्ट पर भी शूट कर देता है और फिर निका को लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि FBI ऑफिसर माइक अभी भी जिंदा है। असल में उसकी चेस्ट में बुलेट प्रूफ वेस्ट होने की वजह से वह बच गया। कुछ ही देर बाद इंटरपोल ऑफिसर मार्कोव वहां पहुंचता है। वह कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। अगर एक बच्चे को संभाल नहीं सकते तो बड़े गैंग्स कैसे कंट्रोल करोगे। लेकिन FBI ऑफिसर माइक इसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में एजेंट 47 और निका हैं। आज के इस हादसे के बाद निका एजेंट 47 से पूछती है, असल में तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। एजेंट 47 अपनी पहचान नहीं बताता, बल्कि उल्टा उससे पूछता है, तुम फ्रांस के प्रेसिडेंट बेलिकॉफ के घर उस दिन कैसे पहुंची थी। निका बताती है कि पैसे के बदले बेलिकॉफ ने उसे किसी एजेंट के जरिए वहां भेजा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेलिकॉफ का दिमाग कितना विकृत है। वह उसे टॉर्चर करता था, उसके शरीर में सॉल्ट डालता और हर दिन टॉर्चर करता। निका आगे बताती है कि उसने सुना था किसी ने इस विकृत प्रेसिडेंट को हेडशॉट देने की कोशिश की थी। अगर वह उस इंसान को देख पाती तो दिल से धन्यवाद देती। निका अब तक नहीं जानती कि जिसने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की वह कोई और नहीं बल्कि एजेंट 47 था। ये सुनकर एजेंट 47 पहली बार किसी लड़की से प्यार करने लगा है। और आप जानते हैं, अगर एक हिटमैन पैसे के लिए इतनी बर्बरता से मार सकता है तो अपने प्यार के लिए वह क्या कर सकता है। हाँ, अब वह इस प्रेसिडेंट बेलिकॉफ को मारने के लिए डिटरमिन्ड हो जाता है। पहले तो पैसे के लिए गया था, अब वह अपने प्यार के लिए उसके पीछे पड़ा है। लेकिन प्रेसिडेंट बेलिकॉफ तक पहुंचने के लिए उसे कई गैंगस्टर्स से सामना करना होगा, इसलिए वह अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाता है। कार में वह निका को अपनी पहचान बताए बिना एक क्लब में ले जाता है, थोड़ा अच्छा समय बिताने के लिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हिटमैन वहां रोमांस करने गया, तो ऐसा नहीं है। वह अभी भी अपने अगले मिशन में व्यस्त है। वहां हम देखते हैं कि वह निका के साथ बैठकर बातचीत करने का एक्ट करता है और किसी चीज का इंतजार करता रहता है। ठीक उसी समय एक वेटर उसके पास से वाइन ग्लास ले जाता है। बिना कुछ कहे एजेंट 47 वह ग्लास उठाकर ले लेता है। वेटर कहता है, सर, ये हमारे दूसरे गेस्ट के लिए है। एजेंट 47 वह ग्लास वापस वेटर को दे देता है, लेकिन इसी दौरान वह वाइन में एक खास तरह का पॉइजन मिला देता है। वह वेटर उस वाइन को लेकर एक गैंगस्टर के पास जाता है। असल में अगर वह गैंगस्टर को पकड़ लेता है तो सीधे प्रेसिडेंट बेलिकॉफ तक पहुंच सकता है। कुछ ही देर में उस गैंगस्टर को वाइन पीने के बाद गले में दर्द होने लगता है। वह फेस करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है। ठीक उसी समय एजेंट 47 भी वॉशरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन वॉशरूम के सामने गैंगस्टर के कई बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। वॉशरूम में जाने से पहले वे बॉडीगार्ड्स एजेंट 47 का पूरा बॉडी थॉरली सर्च करते हैं। उसके बाद उसे अंदर जाने की परमिशन देते हैं। एजेंट 47 पास के एक वॉशरूम में जाकर कमोड के फ्लश में छुपा हुआ एक गन निकालता है। यह गन उसने पहले ही दिन वहां छुपा रखा था। इसके बाद वह कमोड में से एक सिरिंज भी निकालता है। गन में धीरे धीरे साइलेंसर लगाता है। बाहर निकलते ही वह साइलेंसर लगी गन से खड़े हुए गैंगस्टर के बॉडीगार्ड की गोली उड़ाता है। फिर गैंगस्टर के गले में इंजेक्शन डालता है। इस इंजेक्शन में डेडली पॉइजन था। इंजेक्शन देने के बाद वह गैंगस्टर से पूछता है, प्रेसिडेंट बेलिकॉफ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। वह आदमी पॉइजन की आग में रिगल करता हुआ अंततः बता देता है कि प्रेसिडेंट बेलिकॉफ तक पहुंचने के लिए उसे जाना होगा प्रेसिडेंट के छोटे भाई हेनरी बेलिकॉफ के पास, क्योंकि छोटे भाई के बिना प्रेसिडेंट तक कोई भी आ नहीं सकता। प्रेसिडेंट के चारों तरफ 24 घंटे हाई प्रोटोकॉल सिक्योरिटी रहती है। ये सुनते ही एजेंट 47 बाकी 2 बॉडीगार्ड्स के सिर उड़ा देता है, फिर गन छोड़कर अपनी जगह पर वापस आता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निका को उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन निका को पता नहीं है कि इस आदमी ने पहले ही 5 लोगों को मार दिया है। उस रात वह निका को अपने कमरे में छोड़कर एक बॉक्स में वेपन्स लेकर प्रेसिडेंट के छोटे भाई हेनरी बेलिकॉफ के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि प्रेसिडेंट का प्यारा छोटा भाई हेनरी बेलिकॉफ मजे में व्यस्त है। मतलब समझ ही सकते हो, प्रेसिडेंट का भाई है तो जो चाहे करेगा। गेट पर पहुंचने से पहले सिक्योरिटी उसे रोकती है, लेकिन वह बताता है कि वह हेनरी बेलिकॉफ के साथ हथियारों का बिजनेस करने आया है। सिक्योरिटी उसे चेक करके अंततः अंदर जाने की परमिशन दे देती है। एजेंट 47 अंदर जाकर हेनरी को बताता है कि वह उसके साथ वेपन्स डील करने आया
आया है। हेनरी अपनी क्यूरियोसिटी में एजेंट 47 से उसकी सारी वेपन्स देखने के लिए कहता है। ये सुनते ही एजेंट 47 अपने बैग से एक एक करके सभी वेपन्स निकालकर टेबल पर रख देता है। हेनरी उन वेपन्स को देखकर कहता है, ये तो सब चाइनीज खिलौने हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हेनरी बताता है कि अगर उसके पास कोई मशीन गन या हैवी गन है तभी वह दिखा सकता है, और अगर नहीं तो SN-47 को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हेनरी को यह नहीं पता कि यह हिटमैन उसे मारने आया है। हेनरी की बात सुनकर एजेंट 47 बताता है, मशीन बड़ा हो या खिलौना फर्क नहीं पड़ता, मशीन किसके हाथ में है यही महत्वपूर्ण है। अगर चलाना आता है तो खिलौना भी जान ले सकता है। ये कहते हुए वह अपने हाथों में 2 ऑटोमेटिक सेमी मशीन गन्स लेता है और तुरंत फायर करके हेनरी के सारे बॉडीगार्ड्स और आसपास के ड्राइवर्स को उड़ा देता है। भाई रे भाई, पूरी मूवी में यहाँ जो शूटिंग दिखाई गई है वह सच में मास्टर क्लास है। कुछ ही मिनटों में हेनरी के सारे बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं। इसके बाद एजेंट 47 हेनरी को पकड़ता है। हेनरी उसके इस डेडली एक्ट को देखकर पूछता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? हिटमैन अपने कोड नेम से खुद का परिचय देता है। फिर एजेंट 47 पूछता है, तुम्हारे भाई प्रेसिडेंट बेलिकॉफ तक कैसे पहुंच सकते हैं? हेनरी बताता है कि प्रेसिडेंट हमेशा हेवी प्रोटोकॉल में रहते हैं। प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए उसे मार्कॉफ नाम के व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, वही मार्कॉफ, इंटरपोल का ऑफिसर। यही एजेंट 47 को पता चलता है कि इंटरपोल ऑफिसर मार्कॉफ को भी भेजा गया था उसे मारने के लिए, और इसे भेजा था सीधे प्रेसिडेंट बेलिकॉफ ने। ये जानने के बाद एजेंट 47 हेनरी बेलिकॉफ के सिर पर एक शॉट मारता है और उसे समाप्त कर देता है। हेनरी को खत्म करके एजेंट 47 अपनी गर्लफ्रेंड नीका को लेकर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर आता है, क्योंकि वह नीका को इस शहर से दूर रखना चाहता है। एजेंट 47 अब सीधे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ने जा रहा है। अगर वह हार गया तो प्रेसिडेंट नीका तक पहुंच सकता है और उसे मार सकता है। स्टेशन पहुंचकर एजेंट 47 नीका को उठाकर उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। साथ ही यह भी बताता है कि अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करके वह वापस आएगा। यह कहते हुए वह नीका को एक इमोशनल पल देकर विदा करता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बेलिकॉफ अपने छोटे भाई हेनरी की मौत का पता पाता है। इस कारण इंटरपोल ऑफिसर मार्कॉफ को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट मार्कॉफ से कहता है कि उसका छोटा भाई मारा गया है और उसकी बॉडी 24 घंटे के अंदर मोर्ग में होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगले 24 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है। जब इंटरपोल ऑफिसर मार्कॉफ लौट रहा था, अचानक पीछे से एजेंट 47 उसे पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि इंटरपोल ऑफिसर मार्कॉफ की पूरी बॉडी बाथटब में बंधी हुई है और उसके हाथ में वॉकी टॉकी है। एजेंट 47 आता है और कहता है, मैं अब प्रेसिडेंट बेलिकॉफ को मारने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। प्रेसिडेंट के सामने तुम्हारी टीम का स्नाइपर है जिसे मैंने पैसे देकर खरीदा है। 30 मिनट बाद इस बम की काउंटडाउन शुरू होगी और तुम वॉकी टॉकी से अपने स्नाइपर को शूट करने के लिए ऑर्डर दोगे। अगर तुमने नहीं किया तो 30 मिनट बाद ब्लास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी DDH जाएगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बेलिकॉफ ब्रीफिंग दे रहे थे और सामने एक स्नाइपर रेडी है, लेकिन 30 मिनट होने से पहले इंटरपोल ऑफिसर मार्कॉफ अपने जान की रक्षा के लिए स्नाइपर को ऑर्डर देता है और स्नाइपर लगातार 3 शॉट्स प्रेसिडेंट की तरफ फायर करता है। लेकिन प्रेसिडेंट इतना चतुर था कि तीनों स्नाइपर शॉट्स भी उसके हेड को नहीं लगते। इस स्नाइपर शॉट के कारण सिक्योरिटी तुरंत प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल से सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहां कैओस मच जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एजेंट 47 आता है और अपने गन से सिक्वेंशियली सभी गार्ड्स को उड़ा देता है। अंततः अंदर जाकर प्रेसिडेंट को दूसरे कमरे में बंद करता है। वहां उसे चेयर में बांधकर अंतिम बार पूछता है, नीका के साथ तेरा क्या अपराध था? प्रेसिडेंट बेलिकॉफ एजेंट 47 को डराने की कोशिश करता है। क्या तू सोचता है मेरी सिक्योरिटी तुझे छोड़ देगी? वे तुझे ऐसे हालत में छोड़ेंगे कि कोई भी फ्यूचर में हिटमैन बनने से 10 बार सोचेगा। इन सब बातों के बीच एजेंट 47 बिना किसी और बात के प्रेसिडेंट के सिर पर एक शॉट मार देता है। फिर चेयर पर बैठकर किसी का इंतजार करता रहता है। ठीक उसी समय FBI ऑफिसर माइक अपनी कमांडो टीम के साथ कमरे में आता है और एजेंट 47 को फाइनली अरेस्ट करता है। माइक कहता है, कहा था ना एक दिन मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मूवी के लास्ट सीन में हम निका को देखते हैं। दूसरी बिल्डिंग पर एक स्नाइपर निका की तरफ एम कर रहा है। यह हिटमैन भी दिखने में बिल्कुल एजेंट 47 जैसा है। उसके सामने एक और हिटमैन का शव पड़ा है। अब सवाल ये है, इस डेड हिटमैन के पास कौन था और जिसने निका की तरफ स्नाइपर एम किया वह कौन है? इसकी कहानी मूवी के दूसरे पार्ट में पता चलेगी।